हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने मेंटल रिटार्डेशन डिस्कस किया था। हमने मेंटल रिटार्डेशन सीरीज़ का पार्ट 1 पिछले वीडियो में देखा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम मेंटल रिटार्डेशन की उसी सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सिम्टम्स और ईच क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके साथ ही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सिम्टम्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के साथ। सिम्टम्स: फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव करने में दिक्कत होती है या डिले होता है। बहुत सारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग में डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों में। बच्चों को पढ़ाई करने में, लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनकी एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और जितने उनके एकेडमिक डिमांड्स होते हैं वो उनको मीट नहीं कर पाते हैं। मतलब जो उनके एज के नॉर्मल बच्चों और क्लास के नॉर्मल बच्चों का लेवल होता है वो उस लेवल को या उस स्किल को मीट नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। उनको अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। लैंग्वेज को रिसीव करने में और लैंग्वेज को ग्रास्प करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ साथ साइकोमोटर स्किल डेफिसिट्स भी देखने को मिलते हैं। साइकोमोटर स्किल्स का मतलब होता है वो स्किल्स जो कि मस्कुलर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि हम लर्न करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग। फिर उसके बाद कुछ टास्क होते हैं जैसे कि ड्राइंग, थ्रोइंग बॉल, टाइपिंग, स्यूइंग। ऐसी जो स्यूइंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बॉल फेंकना, टाइप करना, कार चलाना, दौड़ना, भागना, तो जो ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम विद टाइम लर्न करते हैं उसे हम साइकोमोटर स्किल्स बोलते हैं। और जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होते हैं उनमें साइकोमोटर स्किल के डेफिसिट्स देखने को मिलते हैं। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उनको दिक्कत होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होते हैं उनमें। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स जैसे कि ट्रेमर्स देख सकते हैं या ईईजी में चेंजेस देख सकते हैं। फिर साथ ही कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि सीजर्स आ सकते हैं उनको, और उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो होता है। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं क्योंकि उनमें एक लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से, और साथ ही अपने एज के बच्चों से अलग होना और सोसाइटी का या लोगों का पर्सपेक्टिव उनके प्रति चेंज होना, ये सारी चीज़ें उनको डिप्रेशन में या उनके मूड में चेंजेस लेके आ सकते हैं या उन्हें डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिंग आउट बिहेवियर रहता है, किसी भी बात में बहुत इम्पल्सिवली एक्ट आउट कर लेते हैं। और उनमें क्यूरियोसिटी की कमी होती है। जैसे यूजुअली हम बच्चों में देखते हैं कि उनको हर चीज़ जाननी होती है, कि कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में जानना है, जो चीज़ें मना करते हैं वही करना है, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है। तो जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होते हैं जिनका IQ 70 से बिलो होता है उनमें क्यूरियोसिटी की कमी होती है। ये थे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी हमने 4 क्लासिफिकेशंस पढ़े उनके अकॉर्डिंग हम मेंटल रिटार्डेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन में बच्चा कैसे बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस शो करता है। फर्स्ट हम देखेंगे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर एबिलिटी। वो कुछ हद तक इंडिपेंडेंटली अगर उसे मॉनिटर किया जाए या उसे असिस्ट किया जाए या उसे प्रॉपरली गाइड करके सिखाया जाए तो वो कुछ हद तक अपनी सेल्फ केयर एबिलिटी खुद से कर सकता है। खुद से ब्रश कर सकता है, खुद से नहा सकता है, कुछ खुद से ड्रेसअप कर सकता है। कुछ सेल्फ केयर एबिलिटी वो खुद से परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली।
एजुकेशनल लेवल, ये बच्चे जो होते हैं ये रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल तक की जो स्किल्स होती हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी ये मास्टर कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए और प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए तो। इसके अलावा बच्चे कुछ सोशल स्किल्स सीख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स के अंदर। वो हर किसी से फेमिलियर नहीं हो सकते, पर अगर जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ वो ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, या उन्हें प्रॉपरली सिखाया जाए किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों से बात करना है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स के अंदर सोशल स्किल्स सीख सकते हैं। फिर साइकोमोटर स्किल्स, इसमें बच्चे का एवरेज टू गुड साइकोमोटर स्किल्स हो सकता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही बारी में पूरा भाग ना पाना, या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ा रुक रुक के करना। कोई एक टास्क दिया है तो एकदम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाना, पर फिर भी एवरेज टू गुड स्किल्स उनके होते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो काम कर सकते हैं अंडर क्लोज सुपरविजन, और उन मनी को भी मैनेज करने के लिए अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो वो अपने मनी को भी मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडरेट रिटार्डेशन, इसमें सेल्फ केयर एबिलिटी क्लोज सुपरविजन में बच्चा कर सकता है। अगर क्लोजली सुपरवाइज़ किया जाए तो, और उनसे हर चीज़ करके बताई जाए, उसे इंस्ट्रक्ट किया जाए, तो कुछ हद तक इंडिपेंडेंटली वो कर सकता है, लेकिन उसे क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जो बच्चा है एजुकेशन में कुछ स्किल्स, सेकेंड क्लास तक की स्किल्स डेवलप कर सकता है, और पर उसे ट्रेनिंग की हमेशा ज़रूरत होती है। सोशल स्किल्स, कुछ स्पीच लिमिटेशंस होते हैं पर, और सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने में दिक्कत होती है। अब जैसे हम यूजुअली बच्चों को बुलाते हैं तो वो तुरंत आते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, स्माइल करते हैं, विश करते हैं, या गुस्सा होते हैं जो बातें उन्हें पसंद नहीं आती, या जो चीज़ें उन्हें खुश करती हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने में इन बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। साइकोमोटर स्किल्स, इन जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होते हैं उन्हें ग्रॉस मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है, और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लिमिटेड होती हैं उनके लिए। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है वो स्किल्स जो कि बच्चा चाइल्डहुड से सीखता है, या चाइल्डहुड में ही सीख जाता है, जैसे कि उठकर खड़े होना, चलना, दौड़ना, और स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, मतलब जब तक वो 2 साल का 2.5 साल का होता है, तो वो ये सारी एबिलिटीज़ सीख लेता है। और ये जो एबिलिटीज़ होती है मसल मूवमेंट की या मूवमेंट की, जो कि बचपन में ही सीखी जाती है, उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो मॉडरेट रिटार्डेशन में ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ बच्चों को दिक्कत होती है, मतलब कि स्टैंड अप होने में, या चलने में, वॉक करने में, स्टेयर्स क्लाइंब करने में, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है जो बचपन में ही बच्चा सीख लेता है, उसको परफॉर्म करने में दिक्कत होती है, जिसके वजह से ऑब्वियसली उनकी वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को मैनेज कर, स्मॉल जो पॉकेट मनीज़ हैं वो मैनेज कर सकते हैं, चेंज मेक करना वो बच्चा सीख सकता है, चेंज बनाना, या बड़े नोट को छोटा करना है, मतलब चेंज करना वो सीख सकता है, और अपनी छोटी सी पॉकेट मनी, छोटी स्मॉल अमाउंट में जो पॉकेट मनी है उसको मैनेज करना सीख सकता है। देन नेक्स्ट इज सिवियर रिटार्डेशन। सिवियर रिटार्डेशन में चाइल्ड को कंप्लीट सुपरविजन की ज़रूरत होती है। वो कोई भी हाइजीनिक नीड्स या स्किल्स जो है वो बहुत ही सिंपल स्किल्स परफॉर्म कर पाएगा, पर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या सेल्फ केयर एबिलिटी होती है वो उसको कंप्लीट सुपरविजन की और हेल्प की ज़रूरत होती है, वो खुद से नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं वो अपना फेस वाइप कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से खड़े होकर बहुत देर तक नहा नहीं सकते या अपने आप को स्क्रब नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें हेल्प की और सुपरविज़न की
ज़रूरत होती है। कुछ सिंपल स्किल्स सीख सकता है, जैसे कि काउंट करना या नंबर्स, जो बहुत ही सिंपल स्किल्स होते हैं, या कलर्स। तो ऐसी जो बहुत सिंपल स्किल्स होती हैं वो सीख सकता है अगर प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाए तो। बहुत लिमिटेड ही वर्बल स्किल्स होती हैं, और जो मोस्टली बच्चे रहते हैं सिवियर मेंटल रिटार्डेशन के, वो लैंग्वेज और स्पीच का यूज़ नहीं करते, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करते। वो अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ को ही नॉन वर्बली या एक्ट करके बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें पानी चाहिए है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो वो पानी नहीं मांगेंगे, बस वो एक्ट करेंगे जैसे उनको पानी चाहिए। साइकोमोटर स्किल्स, इसमें बच्चे की जो साइकोमोटर स्किल्स है वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। वो बहुत ही सिंपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट सुपरविज़न के अंडर ही परफॉर्म कर सकते हैं, अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। इकोनॉमिक सिचुएशन, उसको मनी यूज़ करना सिखाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा सुपरविज़न की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शॉपिंग पे जा रहा है या मनी यूज़ करना है तो उसको सुपरविज़न की ज़रूरत होगी। अकेले वो मनी यूज़ करना, एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें वो रिमेंबर नहीं कर सकता और नहीं सीख पाता है। देन लास्ट इज़ प्रोफाउंड रिटार्डेशन। प्रोफाउंड रिटार्डेशन में कंप्लीट असिस्टेंस की ज़रूरत होती है हर एक काम के लिए। इसमें बच्चा कुछ भी खुद से नहीं कर सकता, और एकेडमिक ट्रेनिंग से एजुकेशन में कोई बेनिफिट नहीं आता, क्योंकि प्रोफाउंड रिटार्डेशन में बच्चे सीख नहीं सकते क्योंकि उनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। सोशल स्किल्स में बहुत लिटिल स्पीच डेवलपमेंट होता है, और सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं कर पाता है। दोनों ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, दोनों ही बच्चा लैक करता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बचपन में ही सीख लेते हैं उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। और फाइन मोटर मतलब स्मॉल मसल्स को मूव करना। लार्ज मसल्स का जो मूवमेंट है, जैसे कि वॉकिंग, स्टैंडिंग, क्लाइंबिंग, इसको हम ग्रॉस मोटर बोलते हैं। और फाइन मोटर जो होता है वो विद टाइम ग्रेजुअली सीखते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और उनका मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि फिंगर्स का मूवमेंट, रिस्ट का मूवमेंट। अब हैंड्स को उठाना, हैंड्स को यूज़ करना, दैट इज़ ग्रॉस मोटर। पर उस हैंड्स का, फिंगर्स का यूज़ करके कुछ चीज़ को होल्ड करना, दैट इज़ फाइन मोटर। तो ऐसे ही जो कुछ एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स के, वो है राइटिंग, होल्डिंग थिंग्स, बटनिंग क्लोथिंग, पेजेस को टर्न करना, ईट करना, या कुछ सीजर से परफेक्टली कट करना, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स। तो दोनों ही प्रोफाउंड रिटार्डेशन में लैक करते हैं, बच्चा नहीं कर पाता है प्रॉपरली। इकोनॉमिक सिचुएशन, चाइल्ड कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है और खुद से मनी मैनेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इन्वॉल्व्स हिस्ट्री कलेक्शन, जो कि सबसे पहला प्रोसेस है कि पेरेंट्स से या उनके केयर टेकर से बच्चे के बिहेवियर के बारे में या उसके डेवलपमेंटल डिलेज़ के बारे में प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करना, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस। फिर उसके बाद आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन, की मसल मूवमेंट कैसा है, कैसा रिस्पॉन्स है, बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, और साथ ही क्या बॉडी में चेंजेस हैं, वो सब भी नोट डाउन करना। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी डेवलपमेंटल स्किल्स को, मसल कोऑर्डिनेशन को, मूवमेंट को, स्पीच को, थॉट्स को, आइडियाज़ को समझने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद माइलस्टोन्स डेवलपमेंट को भी असेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि डेवलपमेंटल डिलेज़ को क्लियरली डिफ़ाइन करता है कि किस एज में क्या सीख जाना चाहिए था, क्या सीख नहीं पाया, और कितना डिले हुआ है। ये सब माइलस्टोन डेवलपमेंट असेस करके पता लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट है यूरिन और ब्लड टेस्ट। यूरिन एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट करते हैं कोई भी अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हुआ है मेंटल रिटार्डेशन, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर कल्चर करते हैं, कोई साइटोजेनिक या बायोकेमिकल चेंजेस है बॉडी में, तो उसकी स्टडी करने के लिए।
एमिनो सिंथेसिस करते हैं अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं इन्फेंट में तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग हेल्प करता है। ये एक प्रीनेटल टेस्ट होता है जो कि बर्थ डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम है फीटस में तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हियरिंग और स्पीच एवेल्युएशन करना बच्चे का जो कि डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन असेस करने में हेल्प करता है। साथ ही ईईजी अगर सीजर्स आ रहे हैं तो ईईजी से वो ईईजी फाइंडिंग से वो क्लियर हो जाता है। देन सीटी स्कैन, एमआरआई अगर ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रेजेंट हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस या इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं जब अगर क्रेटिनिज़म सस्पेक्टेड है तो उस केस में थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। क्रेटिनिज़म का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी है और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है जो कि कंजेनाइटल थायराइड फंक्शन थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं चाइल्ड्स लेवल ऑफ डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा बच्चे का मेंटल एज कैलकुलेट किया जाता है। नाउ वी ऑल नो कि आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला है दैट इज़ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आईक्यू इज़ इंटेलिजेंट क्वोशंट जो कि बच्चे की कितनी आईक्यू है वो डिफाइन करने में हेल्प करता है। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इज़ बर्थ से लेके टिल नाउ जब तक कि उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही है वो कितने एज का है। बर्थ से लेके जब तक उसकी टेस्टिंग हो रही है उस समय वो कितने एज का है, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज की स्किल्स और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो कितने साल का है, कितने एज के बच्चों के हिसाब से उसकी आईक्यू है या कितने एज के बच्चों के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हुआ है, कितना वो सोच सकता है, दैट इज़ मेंटल एज। वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो सब कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड्स के द्वारा ये आइडेंटिफाई करते हैं मेंटल एज। जब मेंटल एज मिल जाती है तो उसे मेंटल एज इज़ डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट आईक्यू। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट में बिहेवियरल मैनेजमेंट आता है। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, उसके पीछे का कारण जानते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। एनवायरमेंटल सुपरविजन ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बच्चे मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, कुछ सर्टेन डिसेबिलिटीज़ रहती हैं, सेल्फ केयर के लिए उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो एनवायरमेंटल सुपरविजन ज़रूरी है। चाइल्ड के डेवलपमेंटल नीड्स को क्लोजली मॉनिटर करना है कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किस एरिया में फेस कर रहा है और किस एरिया में उसको हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करने हैं स्पीच के लिए, लैंग्वेज के लिए, कॉग्निटिव और साइकोमोटर, सोशल, सेल्फ केयर और ऑक्यूपेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए पजल सॉल्व करवाना, गेम्स और रिक्रिएशन प्ले थेरेपी का यूज़ करके उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाना, वॉक करने में हेल्प करना, छोटे एक्सरसाइजेस करवाना, साइकिलिंग करवाना, जिससे कि उसकी साइकोमोटर एबिलिटी डेवलप हो सके। लोगों से इंटरेक्ट करवाना सिखाना, एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में कैसे बात करना है, कैसे अपने अंदर की चीज़ को वो एक्सप्रेस कर सकता है, वो सारे प्रोग्राम से उसे रूबरू करवा के उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना है। फिर अगर कोई ओवरलैपिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन के साथ ही कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है या है तो उसको इवैल्यूएट करके उसे टाइम पे ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर फैमिली थेरेपी देना है। फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स को कोपिंग स्किल्स सिखाने के लिए और वो किस तरीके से इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी लव और सपोर्ट के साथ अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। और लव और सपोर्ट फैमिली का बहुत ज़रूरी होता है
इम्प्रूवमेंट के लिए और ट्रीटमेंट का बेटर इफ़ेक्ट के लिए। तो उसके लिए फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार पेशेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो गिल्ट में होते हैं या एंगर में होते हैं, तो उसको उसके साथ डील करने के लिए फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। फिर कुछ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि डे स्कूल, स्किल ट्रेनिंग सेंटर या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। तो उसमें हम रिहैबिलिटेशन के तौर पे या प्राइमरी इंटरवेंशन के तौर पे ज्वाइन करवा सकते हैं या उन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ले सकते हैं। देन लास्ट इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में फर्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर इस प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ होने से पहले उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मेंटल रिटार्डेशन होने से पहले उसे जानना या प्रिवेंशन करना, दैट इज़ प्री कंसेप्शन टाइम पे जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करके, फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन बिफोर कंसीविंग, सारे टेस्ट, रूटीन टेस्ट करवाना, ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकता है मेंटल रिटार्डेशन को प्रिवेंट करने में। फिर गेस्टेशन। जेस्टेशन में प्रीनेटल, प्रॉपर प्रीनेटल केयर के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन दिया जाए प्रेग्नेंट वुमेन को, फीटल मॉनिटरिंग, कोई भी डिसीज़ से प्रोटेक्ट करना, टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस को अवॉइड करना, रेडिएशन और अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से दूर रहना, ये हेल्प कर सकता है। साथ ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पहले से आइडेंटिफाई करना, एमिनोसेंटेसिस, फीटोस्कोपी, फीटल बायोप्सी, कोरोनिक वेलाई सैम्पलिंग, तो इन सारे टेस्ट से पहले से ही पता करवाया जा सकता है अगर कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, ग्रोथ रिटार्डेशन है या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर पहले से पता चल जाए तो मेंटल रिटार्डेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग डिलीवरी। हॉस्पिटलाइज डिलीवरी ज़रूरी है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस किया जा सके, इन्फेक्शन को रिड्यूस किया जा सकते, उसके लिए हॉस्पिटलाइज डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एब्गार स्कोरिंग बहुत ज़रूरी है। बर्थ एस्फेक्सिया जैसी प्रॉब्लम को और दूसरे प्रॉब्लम्स को जो कि बच्चे में होती हैं अर्ली आफ्टर बर्थ, उनको प्रिवेंट किया जा सके, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन ना हो। फिर उसके बाद मदर और चाइल्ड की क्लोज मॉनिटरिंग करना है, कोई भी डेवलपमेंटल एरर्स के लिए या कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर मदर RH नेगेटिव है तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर एंटीबॉडीज़, ताकि मदर्स में डेवलप ना हो जाए और वो एंटीबॉडीज़ आगे चल के बच्चे में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए RH नेगेटिव मदर्स को गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन देना है सून आफ्टर डिलीवरी। देन नेक्स्ट इज़ चाइल्डहुड में प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है थ्रू आउट डेवलपमेंटल पीरियड कंसेप्शन से लेके 18th बर्थडे तक का पीरियड होता है, जब जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन का टाइम होता है, वो स्किल्स डेवलप करता है, स्पीच डेवलप करता है। तो उस डेवलपमेंटल पीरियड के टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, विच कैन प्रिवेंट मेंटल रिटार्डेशन। और साथ ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसके साथ क्या डाइटरी रेस्ट्रिक्शन दे रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। और कोई भी एनवायरमेंटल हज़ार्ड से बच्चे को प्रिवेंट करके रखना है, जैसे कि हेड इंजरी, लेड पॉइजनिंग, ब्रेन इंजरी, इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स और होम एक्सीडेंट्स, इन सब से प्रिवेंट करके रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अर्ली डिटेक्शन। कोई भी अगर प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है, जैसे कि फेनाइलकेटोनुरिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इन सबको अर्ली डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि मेंटल रिटार्डेशन ना हो सके। प्रॉपर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ये ठीक किया जा सके। फिर अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, क्लोजली मॉनिटर करना है। कोई भी डिले दिख रहा है डेवलपमेंट में या डेवलपमेंटल माइलस्टोन में, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके लिए अर्ली रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है।
फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, अगर कोई भी बिहेवियरल या इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ जब प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद क्या किया जा सकता है। देन लास्ट इज़ टेरिशरी प्रिवेंशन, जब ट्रीटमेंट के बाद किसी को घर वापस भेजा जाता है या उसके नॉर्मल सेटिंग में वापस भेजा जाता है, तो दैट इज़ नॉन एज टेरिशरी प्रिवेंशन, ताकि रिलैप्स से प्रिवेंट किया जा सके और कंडीशन वर्स होने से प्रिवेंट किया जा सके। तो उसमें आता है रिहैबिलिटेशन। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है वोकेशनल, फिज़िकल और सोशल एरियाज़ में। जो जिस लेवल का हैंडीकैप है बच्चा, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन जो है दैट इज़ एम्ड ऑन रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम फंक्शनिंग, बच्चे को ऑप्टिमम फंक्शनिंग विथ हिज लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, उसको जितना बेटर तरीके से उसकी फंक्शनिंग कराई जा सकती है, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। हमने पार्ट 1 में मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और किस किस वजह से होता है वो भी देखा था। फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा कि क्या सिम्टम्स हैं, सारे मेंटल रिटार्डेशन के टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने सिम्टम्स को डिस्कस किए, डायग्नोसिस देखा, ट्रीटमेंट देखा और प्रिवेंशन देखा।